जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, अनुगमन वेग की संकल्पना। ठीक है, अनुगमन वेग की संकल्पना को समझने के लिए चलते हैं अपने फिगर की तरफ। ये रहा आपका फिगर। ठीक, इस फिगर में ध्यान से देखिए तो मैंने एक सोडियम का परमाणु लिया हुआ है। क्या लिया है? ये एक सोडियम का क्या है? परमाणु। अभी इसमें ध्यान से देखें तो कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 11 ही क्या है? प्रोटॉन, और 12 आपके न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब यह जो सोडियम का परमाणु है इसके जो भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यह नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है, चाहे इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन ले लूँ चाहे इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो ये दोनों भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से बहुत प्रबल रूप से बंधे हुए हैं। ठीक है, इनको निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको निकालना बहुत आसान है। इसको ताप द्वारा ना, इसको गर्म करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, या इस धातु को रगड़ करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है, अभी तो ये परमाणु है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया अपनी बाह्य कक्षा से, तो जैसे ही ये बाहर आता है तो ये सोडियम परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित। तो यह अब इसको हम परमाणु सोडियम परमाणु ना बोल करके क्या बोलेंगे? धनायन। ठीक, तो रूम टेम्परेचर पर ही ये काम हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है बाह्य कक्षा से, उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इस परमाणु को क्या नाम देते हैं? तो इस परमाणु को परमाणु ना बोल करके धनायन बोलते हैं। ठीक है, सोडियम धनायन। ठीक, अब क्या है बच्चों, ये क्या बना हुआ है? तो ये आपका सोडियम परमाणु का पदार्थ है। ठीक है ना, ये परमाणु है, सोडियम का परमाणु है, और ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो जब हम सोडियम पदार्थ लेते हैं तो उसमें ढेर सारे परमाणु होते हैं, और वो सारे के सारे जो परमाणु होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? एक निश्चित क्रम में। ठीक है, आइए देखिए सोडियम जो परमाणु होता है वह किस क्रम में व्यवस्थित होता है। यह एक घन है। ठीक है, और जो सोडियम का परमाणु होता है, सोडियम का परमाणु वह जो है यह जो घन है इस घन के कोनों पर व्यवस्थित होता है। यह कोना, यह कोना, यह कोना, यह कोना। नीचे देख रहे होंगे 4 कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4। तो 8 जो सोडियम के परमाणु हैं इस घन के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, और जो एक परमाणु होता है वह एकदम बीचों बीच होता है ना। इस घन का जो एकदम बीचों बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ पर, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ दर्शाया है। देखिए ये सोडियम के जो आपके परमाणु हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित है। मैंने उसका एक पोर्शन दिखाया है यहाँ पर। ठीक, इसमें बीच में है। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा वाला ब्लॉक है, इसी के ऊपर तीसरा वाला ब्लॉक, इसी के ऊपर चौथा वाला ब्लॉक। इस तरीके से एक फिक्स रूटीन में आपके अरेंज होते हैं सारे के सारे जो परमाणु हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो परमाणु अरेंज हुआ है, इसके बीच में ये इतना देख रहे हैं खाली जगह है ना। तो जो ये जो है आपका खाली जगह है, तो जब ये परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो ये सारे परमाणु किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? धनायन। तो मतलब हम इनको सोडियम का परमाणु ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे? सोडियम का धनायन। ठीक है, सोडियम धनायन बोलेंगे। तो सोडियम धनायनों के बीच में खाली स्थान होता है ना। सोडियम धनायनों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान। इन्हीं खाली स्थानों में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी खाली स्थान में यह जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, सभी परमाणुओं से जो निकले हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं धनायनों के बीच जो खाली स्थान है उसमें क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये गति करते हैं तो इनका वेग बहुत उच्च होता है। ठीक है ना, उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते हैं। ठीक है, अब वो वेग कितना होता है? तो वो होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इस कोटि का होता है। इस उच्च ऊष्मीय वेग से क्या करते हैं? पूरे में गति करते रहते हैं। ये जो धनायन है, इन धनायनों के बीच जो खाली स्थान है इसमें ये गति करते रहते हैं। ठीक, किस वेग से? तो इस वेग से, उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते रहते हैं। ठीक,
अच्छा, जब गति करते रहते हैं तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन कुछ बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कुछ मैंने इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके हैं। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बहुत उच्च ऊष्मीय वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। जब ये उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धनायनों से बार बार इनकी टक्कर होती रहती है। तो बार बार जब टकराते हैं तो इनकी दिशा हर बार क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसकी दिशा अभी इधर है। अब जैसे ही इसे टकराएगा तो उसमें जो धनावेश है और ऋणावेश है वो मिलकर वैद्युत उदासीन परमाणु बन जाएगा। मतलब धनायन अब क्या हो जाए, परमाणु। फिर इसी में से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी ये परमाणु इस दिशा में जा रहा था, जब यहाँ से निकला तो मान लीजिए ऐसे जाने लगा, यहाँ टकराया, टकराने के बाद उसका वेग, उसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। अभी देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा था, इसकी दिशा ऐसे थी, यहाँ जब फिर निकला तो इसकी दिशा ऐसे हो गई। तो जब जब इलेक्ट्रॉनों का धनायनों के साथ टक्कर होता है तो हर टक्कर के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा क्या हो जाती है, बार बार बदल जाती है। अब देखो बच्चों, अगर धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, ठीक है, ऊष्मीय वेग है, वो U1, U2, U3 है ना, हर इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ। तो हर इलेक्ट्रॉनों की जो ऊष्मीय वेग है U1, U2, U3 है ना, और कुल जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो n है। तो जो औसत ऊष्मीय वेग होगा यानी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN बटे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है तो n से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0, ठीक है। तो औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा, 0 होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी जब आपका सोडियम परमाणु ऐसे ही रखा हुआ है तो इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा, 0, ठीक। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। अब बच्चों औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है तो इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई चालक लेता हूँ, ठीक है, इस चालक में मैं एक काल्पनिक अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लेता हूँ, इस तरीके से समझिएगा इसे, ठीक है। यह आपका चालक है तो मैंने ऐसे परिच्छेद ले लिया, ठीक है, ये मैंने बनाया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस दर से जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिस दर से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मतलब बाएं से दाएं दिशा में प्रवाहित होते हैं, उसी दर से जो इलेक्ट्रॉन है वो दाहिने से बाएं दिशा में, ठीक है। मतलब जिस दर से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होंगे उसी दर से इस दिशा में प्रवाहित होंगे। तो इस प्रकार से कुल धारा का मान क्या हो जाता है, 0। यानी आपका नॉर्मल जो पदार्थ रखा हुआ है उसमें अगर कुछ भी बैटरी वगैरह नहीं जोड़े हैं तो उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसका औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी चालक को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब बैटरी से जोड़ देंगे तब क्या होगा, तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, किस दिशा में, इस दिशा में। अब जब ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल है वो इस दिशा में लगने लगेगा, ठीक है। और वो बल कितना लगेगा, तो F बराबर E इंटू ई, ठीक है। ये माइनस में दिशा मतलब जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके विपरीत दिशा में उस पर क्या लगने लगेगा, बल, ठीक। अब इस बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्वरित होगा, क्या होगा, त्वरित होगा। तो सर इसका वेग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, इसका वेग ज़्यादा नहीं होगा। रीजन समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ही इसके क्रॉस क्या लगा दिया मैंने, एक विभवांतर लगा दिया, जैसे अभी इधर लगा देता हूँ, ठीक है। आपका ऐसे मैंने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया। अभी तो ये सेल है, अब ये बैटरी हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ई वेक्टर, जिसकी दिशा इधर होगी, ठीक है।
अब इसकी दिशा इधर है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, तो F बराबर E इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगने लगा, बल। अब बल लगेगा तो इन पर मतलब इसका त्वरण आ जाएगा। इस बल लगने का मतलब कि इन इलेक्ट्रॉनों में त्वरण आ जाएगा। त्वरण आने का मतलब कि इनका वेग बढ़ना चाहिए। अब इनका वेग उस रेशियो में नहीं बढ़ता है लेकिन बहुत कम। ठीक, कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का वेग इनको मिलता है। इतना कम वेग क्यों सर, रीजन समझिएगा। जब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को त्वरण मिला, त्वरण मिलेगा तो इसका वेग बढ़ेगा। अब जैसे ही बढ़ा तो अब ये होगा क्या कि किसी धनायन से जाकर के टकरा जाएगा। जैसे ही इसका टकराएगा तो अब इसका वेग शून्य हो जाएगा ना, और फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो फिर उसका वेग शून्य रहेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे टकराया उसका वेग शून्य हो गया, वेग शून्य हुआ। अब जैसे ही फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो फिर शून्य से उसका वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा फिर किसी इलेक्ट्रॉन से जाकर टकरा जाएगा, फिर उसका वेग शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉनों के साथ यही हो रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि वो बार बार धनायनों के साथ उनका क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। टक्कर होने की वजह से अब क्या हो रहा है कि उनका वेग बदल जा रहा है, वेग कम हो जा रहा है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि जो धातु के इलेक्ट्रॉन धनायन है उनके साथ इलेक्ट्रॉनों का बार बार टक्कर हो रहा है। अब जब टक्कर हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से ऊर्जा मिल रही है जिसके कारण ये गति कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, उस ऊर्जा को वो खो देते हैं इन धनायनों से टक्कर में, ठीक है। और जिसके कारण इस पदार्थ का जो ताप है वो बढ़ जाता है, यानी जब ये टकराते हैं तो उष्मा के रूप में अपनी ऊर्जा को खो देते हैं जो कि बैटरी से इन्होंने ली है, ठीक है। अब बच्चों इससे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, ध्यान से देखिए, यहीं पर लिख देते हैं, ऊष्मीय चाल, ऊष्मीय चाल बड़ी होती है, ठीक है। क्यों बड़ी होती है, तो ये होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का, और आपका अनुगमन वेग होता है, बहुत ज़्यादा इसका वेग नहीं होता। तो जो अनुगमन वेग होता है, वेग का परिमाण, ठीक है ना, ये कितने का होता है, तो ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ +5 है, यहाँ -4 है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये होता है औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग, और ये कितना होता है, तो ये होता है 0, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बताया हो, ठीक। तो बच्चों ये रहा अनुगमन वेग की संकल्पना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है औसत ऊष्मीय वेग, यानी U1 + U2 + U3 डॉट डॉट प्लस U1 से डिवाइड करेंगे। अगर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उससे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको बैटरी से जोड़े नहीं हैं तो उस समय इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होगा वो 0 होगा, ठीक। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक आता है बच्चों माध्य मुक्त पथ। अब वो क्या होता है उस चीज़ को समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपका धनायन लिया हुआ है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब मान लीजिए कि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकरा गया, तो यह इस इलेक्ट्रॉन की पहली टक्कर हो गई पहले धनायन के साथ मैंने, ठीक है। तो ये पहली टक्कर हुई, फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और निकलने के बाद वो जा कर के इससे टकरा गया, ठीक है। जब इससे टकराया तो ये हुआ इस इलेक्ट्रॉन का दूसरा टक्कर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो इस 2 टक्कर के बीच में कहीं भी दूसरा टक्कर नहीं हुआ है, कोई और टक्कर नहीं हुई। यहाँ टक्कर हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर टक्कर हुई, तो इसको बोलते हैं क्रमागत टक्कर।
किसकी टक्कर हो रही है, किससे हो रही है, तो धातु के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किसी धनायन के साथ, किसके साथ, धनायन के साथ, ठीक है। तो धातु के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातु के धनायनों के साथ दो क्रमागत टक्कर के बीच चली गई औसत दूरी, के बीच चली गई औसत दूरी को ही क्या नाम देते हैं, माध्य मुक्त पथ। प्रदर्शित किससे करते हैं भाई, तो इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, माध्य मुक्त पथ। ये क्या है, माध्य मुक्त पथ, ठीक है, माध्य मुक्त पथ है, ठीक। अब श्रांति काल एक शब्द आता है, श्रांति काल, लैम्डा, ये लैम्डा हो गया, ये आपका टाउ हो गया। अब क्या होता है, फिर से यह क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके साथ पहला टक्कर, इसके साथ दूसरा टक्कर, ठीक है, दो क्रमागत टक्कर हुआ। इन दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल होता है, उसी को क्या नाम देते हैं, उसी को श्रांति काल नाम देते हैं। धातु के किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के धनायनों के साथ, किसके साथ, धातु के धनायनों के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समयांतराल, लगा औसत समयांतराल क्या कहलाता है बच्चों, श्रांति काल। तो दो टॉपिक है आपके इसमें, और क्या क्या, माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।